डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसे बहुत ढंग से पढ़ना है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही हम ग्राफ बनाना, लोकस, पूरी कैलकुलस का बेस, मैथ्स में जितना भी ग्राफिकल सेक्शन है सब हम कोऑर्डिनेट से ही समझते हैं, इसी से हम बेस बनाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कई पार्ट में डिवाइडेड है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट का फर्स्ट चैप्टर पॉइंट से ही कोऑर्डिनेट स्टार्ट होती है। आपको समझना है कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनी। अगर आपने एलिमेंट्री कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लियर किया तो कोऑर्डिनेट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। और कोऑर्डिनेट एक लिंक की तरह है, जैसे कड़ियां है, चेन के फॉर्म में है। अगर आपको पहला चैप्टर समझ में आ गया तो लास्ट तक कोऑर्डिनेट बहुत स्मूथली समझ में आ जाएगी। बिना टेंशन के, बहुत आराम से, बहुत ठंडे दिमाग से, कूल होकर इस चैप्टर को समझना है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको उस लेवल तक समझाऊं कि आपको कोऑर्डिनेट में दिक्कत बिल्कुल ना है। बस आप मेरे वीडियोस को प्रॉपर्ली देखिए और जिन एक्सरसाइज को मैं बोलूं उन एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली करिए। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है पॉइंट के अंदर हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं, पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोऑर्डिनेट है क्या, क्यों बनाई गई। नाउ देखें, सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए तो आप सभी लोगों ने छोटी क्लास के अंदर, अपनी जो भी जूनियर क्लासेस है उसके अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में सब जानते हैं। सबको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर के लिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जानते हैं इधर वाला प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये माइनस का वाई होता है, ये प्लस का वाई होता है, सब जानते हैं। प्लस एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है बताता हूँ, समझा देता हूँ वो भी। कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिया ए कॉमा बी। पहले मैं कोऑर्डिनेट का मीनिंग समझा रहा हूँ, इसके बाद में प्लस और माइनस के एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कोई पॉइंट लिया ए कॉमा बी। मैंने क्या किया कि इस पॉइंट को नाम दिया पी। मैंने पी से एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर। ठीक, परपेंडिकुलर को आप जानते हो, ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, उस लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक, एक्स एक्सिस के लिए फिर मैंने परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये इसको नाम दे दो। जिस जगह पर ये परपेंडिकुलर मिला उसका नाम दे दिया एम, जिस जगह ये मिला उसका नाम दे दिया हम लोगों ने एन। आपको पता होगा कि इसमें जो ए है और बी है, ए आप सब जानते हैं, ए क्या कहलाता है हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट। सब जानते हैं ए हमारे पास है एक्स कोऑर्डिनेट, बी क्या है हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट। सबको क्लियर है कि ए एक्स कोऑर्डिनेट है और बी क्या हो गया हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो नाउ जब हमने पी से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, तो ये जो लेंथ आई यहां से लेके यहां तक की, ये कहलाई बी, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ कहलाई ए। कोशिश मैं कर रहा हूं कि मैं आपको बड़ा इजी फॉर्म में पढ़ाऊं, इजी, जैसे कि आपको एक एक चीज समझ में आए कि अगर जो फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं उनको भी इजीली समझ में आए। लैंग्वेज की प्रॉब्लम है नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं कि जिससे कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे वीडियोस से प्रॉपर लर्न कर पाए। नाउ मैंने जब पी से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर तो इसको बी बोला और ये लेंथ को मैंने ए बोला। तो किसी भी पॉइंट ए कॉमा बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ को हम बी कहते हैं और पी से वाई एक्सिस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ को हम लोग ए कहते हैं। ए यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट है और बी यहां पर वाई कोऑर्डिनेट है। अब जब लेंथ की बात होती है तो याद रखना, लेंथ हमेशा किसी भी चीज की लंबाई आप पॉजिटिव ही लोगे, नेगेटिव नहीं लोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा हाथ, ये हाथ मेरा -1.5 फुट का है, कोई नहीं बोलता। हम सब ये बोलते हैं कि ये 1.5 फुट का हाथ है। जो भी लेंथ को हमेशा पॉजिटिव बोला जाता है और किसी चीज को पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका होता है कि उसके आगे मॉडुलस लगा दो। और अगर मैंने उसके आगे मॉड लगा दिया तो वो हो गया मॉड ऑफ ए, और मॉड ऑफ ए का मतलब हुआ लेंथ। तो हम इसे बोलेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एन, और ये हो जाएगा पी एम। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किस पर, ये एक्स पर और ये वाई पर। तो किसी भी पॉइंट का आपको बेसिक फंडामेंटल मीनिंग क्लियर हुआ ना, ए और बी क्या स्टैंड कर रहे हैं, ए और बी को हम क्यों पढ़ते हैं। क्लियर ना, इसको और एग्जांपल में हम इसको डिटेल में मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं।
जैसे कि आप लोगों ने कोई पॉइंट ले लिया 2,3, ठीक है। अब आपने ये पॉइंट जो 2,3 लिया, आप लोगों को क्लियर है कि एक्स भी प्लस का है, ध्यान से देखो वाई भी प्लस का है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब इससे परपेंडिकुलर डाला तो ये लेंथ 3 होगी और ये वाली लेंथ कितनी होगी, 2 होगी। आप बोलोगे कि सर, अभी बताता हूं इसको मीनिंग क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आप बोलोगे कि सर ये दोनों ही प्लस के हैं, आपने इसको 3 और 2 लिख दिया, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल और लिया, मैंने कहा आपसे कि पॉइंट मैंने लिया एग्जांपल में कि आप पॉइंट लो -2,3। अच्छा, इतना तो आप जानते होंगे कि ये x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई मिलके 4 क्वाड्रेंट बना रहे हैं। 4 क्वाड्रेंट में ये दोनों, यहां भी x प्लस का, यहां भी y प्लस का, यहां x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहां पे दोनों नेगेटिव। चाहो तो इसी फिगर के अंदर हम लोग लिख लें कि यहां पर दोनों ही प्लस प्लस के, और यहां पर माइनस प्लस, यहां पर माइनस माइनस, और यहां पर प्लस माइनस। बहुत एलिमेंट्री बात है ये, लेकिन हमें मालूम है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको नाम दे दो फर्स्ट, इस नाम नहीं कहते फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने कोई पॉइंट 2,3 लिया, तो इसमें 2 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, तो मुझे पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने पॉइंट लिया -2,3, मुझे पता है इसमें x नेगेटिव है और y कैसा है, पॉजिटिव है, तो मुझे क्लियर है कि x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं, देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूं ध्यान से समझना। बात मैं इतनी सी कहना चाह रहा हूं कि अब लेंथ की बात करें, कोई मुझसे कहे कि सर इसकी लेंथ की बात करें तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ 3 होगी और ये लेंथ कितनी होगी, 2। फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, नेगेटिव नहीं। तो भले ही चाहे ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, लेकिन आपको फिर भी ये लेंथ की बात हो तो आपको 2 और 3 ही बताना है। आप बोलोगे सर फिर -2 का क्या मतलब हुआ, -2 का मतलब ये हुआ कि जो लेंथ है वो मेजर किसके अलोंग की गई है, नेगेटिव के अलोंग। अगर हम इसमें लेंथ को नेगेटिव एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं पैरेलल, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो अब एक एग्जांपल और ले लें, तो मैंने लिया -2 और -3 लिया, -2 और -3 लिया तो हुआ क्या कि ये लेंथ 3 और ये लेंथ 2। आप बोलोगे सर लेंथ तो आपने प्लस की ली, लेंथ तो प्लस की लेते हैं, लेकिन ये माइनस क्यों, क्योंकि दोनों ही मेजर किए गए नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी पॉइंट का नेगेटिव और पॉजिटिव क्या मीनिंग इंडिकेट करता है। तो कोऑर्डिनेट के अंदर फिर से रिवाइज करते हैं एक बार कि कोई भी क्वाड्रेंट, कोई भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस 4 क्वाड्रेंट में ब्रेक होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। पॉइंट का जो मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि जो 2 और 3 इंडिकेट कर रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं यहां से एक्स एक्सिस पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ 3 होगी और वाई पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ 2 होगी। याद करना थोड़ा अपोजिट है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस इट्स अ बी कोऑर्डिनेट एंड परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस इज अ एक्स कोऑर्डिनेट। और जब लेंथ की बात की जाएगी तो दोनों प्लस के होंगे। और जब हम नेगेटिव कोऑर्डिनेट लिए, हमने इसे -2 और 3 लिया, इसका मतलब हमने इनको -2 और 3 ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव ये इंडिकेट करेगा कि ये जो परपेंडिकुलर लेंथ मेजर की गई वो नेगेटिव के अलोंग मेजर की गई। ये एग्जांपल मैंने इसमें दिया कि दोनों नेगेटिव क्यों है, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो आपको पॉइंट का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं हम लोग। इसके बाद अब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कार्टेशियन सिस्टम, ये जो मैंने पढ़ाया ये कार्टेशियन सिस्टम था। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं कि कार्टेशियन सिस्टम, किसी पॉइंट को रिपीट करने के हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम, ये हो गया कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या हुआ, फिर वही बस एक समराइज कर रहा हूं कि ये पॉइंट P, इससे परपेंडिकुलर डाला, ये लेंथ B और ये लेंथ A, इसको A, B में रिप्रेजेंट कर दो तो कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। A को x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा भी कहते हैं, B को y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, ये कार्टेशियन सिस्टम हो गया। अब एक सिस्टम बना हमारे पास पोलर सिस्टम।
पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम क्या होता है? पोलर सिस्टम ये होता है कि हमने कोई पॉइंट लिया P, कार्टेशियन में इसकी कोऑर्डिनेट a, b है। मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन से लिंकअप किया, ओरिजिन से जोड़ दिया, तो मुझे एक OP लेंथ OP मिली, OP मिला। इस OP की कोई ना कोई लेंथ होगी R। आपको पता है ये B है और ये A है, तो ये A के पैरेलल है तो ये भी A होगा। तो R आपको दिख रहा है अंडर रूट के अंदर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। तो पॉइंट है उसकी मैंने R निकाली। R क्या है? लेंथ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने निकाली, ये मेरे पास OP आ गई ना। OP आ गई मेरे पास डिस्टेंस, ठीक, OP डिस्टेंस आ गई। अच्छा, इस P पॉइंट ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझो बस केवल कि इस OP ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी जैसे हम क्लॉक को रखें तो 3 के बाद 12, 3 के बाद 12 ऐसे चले तो इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ये जो एंगल बनाया थीटा, ये इसका पोलर एंगल कहलाएगा, पोलर एंगल हो गया। तो इस P पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट कहलाए R, थीटा। ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट कहलाए, ठीक है। तो ये इसके क्या हुए, पोलर कोऑर्डिनेट हो गए। तो फिर रिपीट कर रहे हैं, किसी पॉइंट के A, B कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसे OP कहते हैं। OP की जो लेंथ है वो R होती है। R समझ गए धराचार फॉर्मूले से, अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। थीटा यहां पर इसका पोलर एंगल है। P क्या हो गया, R, थीटा, जिसे हम इसका पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट का एलिमेंट्री कंसेप्ट क्लियर हो गया। डिटेल में बताएंगे, इसे डिटेल में पढ़ेंगे इसे कि पोलर कोऑर्डिनेट होता कैसे, हम कैसे निकालेंगे और क्या डिटेल, सारी बातें। तो आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया, यानी कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक कार्टेशियन सिस्टम और एक पोलर सिस्टम। ठीक, देखो आप एक एग्जांपल और करते हैं इसका, फिर पोलर सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो देखिए, एक एग्जांपल लिया मैंने कहा एक पॉइंट है 1,1, ठीक है, कोई नहीं, 1,1 आप सबको क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि दोनों ही इसमें क्या है, पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, 1,1 ये हो गया, ये ठीक है। मैंने इसको ओरिजिन के साथ लिंक किया, ओपी की लेंथ निकाली, वो आ गई √2। ये 1 मैंने कुछ देर के लिए ये एंगल माना अल्फा, तो मुझे पता है कि tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे π/4। अच्छा, अगर इसी को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये थीटा होगा, थीटा और अल्फा बराबर होंगे, π/4 होता है। तो जो P के कोऑर्डिनेट आए वो आए √2, π/4, यानी कि मैंने बताया ना R की वैल्यू √2 और जो एंगल निकल के आया वो π/4, यानी कि कोऑर्डिनेट आए √2, π/4 आए, ठीक है। तो P के पोलर कोऑर्डिनेट कितने हुए, √2, π/4, सिंपल कोऑर्डिनेट कितने हुए, 1,1। क्लियर हुआ, मीनिंग क्लियर हुआ। अब अच्छा, एक कंफ्यूज मत हो ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर A, B और इसी के पोलर कोऑर्डिनेट आपने अगर R, थीटा लिखा, ये तो कार्टेशियन है, ये पोलर है, तो A बराबर R और B बराबर थीटा। नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों ही अलग बातें हैं। A नॉट इक्वल टू R होगा, B नॉट इक्वल टू थीटा होगा, ना ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये एक एंगल के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट को मेजर करने का मेथड है, ये आपस में लिंकअप नहीं है। हाँ, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन आप सोचोगे ये सेम, तो फिर फायदा क्या है, फिर हम उसे कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, फिर तो हम यही बोले 1,1 अगर √2, π/4 के इक्वल है, कैसे होगा, नहीं होगा। दिख रहा है आपको 1 के √2 के इक्वल है, नहीं, √2 की वैल्यू 1.14 समथिंग आती है, π/4 की वैल्यू और छोटी आती है 1 से, तो क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं, इक्वल नहीं है। तो याद रखेंगे कि A, B R, थीटा के इक्वल नहीं होता है। A R के इक्वल है और B थीटा के इक्वल है, ऐसा कोई कह रहा है तो बता देना भैया कि ये चीज गलत है। ये बड़ी गलतियां करती है, बड़े बड़े मिसकंसेप्ट है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसके अंदर, ये दोनों को बराबर रख देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं ना, याद रखेंगे आप इस बात को ना। अब थोड़ा सा एंगल के बारे में और पोलर के हर क्वाड्रेंट में
पॉइंट को रखने से पोलर कोऑर्डिनेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सीखेंगे। देखो देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का एलिमेंट्री कंसेप्ट है वैसे एंगल। आप सभी लोग जानते हैं एंगल को दो तरह से मेजर कर सकते हैं। एक जैसे यही मैंने एक ओपी एक लाइन ली, इसी एंगल को मेजर किया मैंने एंटी क्लॉकवाइज, और मैं इसी को प्लस के साथ इसी को मेजर ऐसे कर सकता हूं, ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज। एंटी और क्लॉक का अंतर देखो ऐसे समझ में आता है कि आप जानते हैं ये 6, 3, 12 और 9, घड़ी में हम अगर ऐसे देखेंगे टाइम तो ये कहलाता है एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। और अगर मैं क्लॉक के अंदर 6, 3, 12, 9 ऐसे देखूं तो ये कहलाएगा क्लॉक वाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मीनिंग क्लियर हो गया। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज एंगल को एंटी क्लॉकवाइज देखा, लेकिन बस ये याद रखने का इसमें कि जितने भी एंगल एंटी, नाम कंफ्यूज हो गया आप, सर एंटी है और आप बात कर रहे हो प्लस एंगल की। हाँ मैं यही बोलने वाला हूं कि अगर एंटी है तो आपके दिमाग में नेगेटिव 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 फीलिंग आती है। नेगेटिव नहीं है, एंटी का मतलब हुआ पॉजिटिव एंगल और क्लॉक का मतलब हुआ नेगेटिव एंगल, मीनिंग रिवर्स। याद रखेंगे क्या कि ये जो थीटा की वैल्यू जो भी आएगी, थीटा जो भी एंगल आएगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। यानी कि जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है वो पॉजिटिव होता है, और फाई जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। यानी कि जो एंगल अगर हम उसे क्लॉकवाइज देखते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल। एग्जांपल देख लो, जैसे मैं आप चलो इसी एग्जांपल कर लेते हैं कि मैंने कहा थीटा यहाँ पर π/3 है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर एग्जांपल फॉर्म में कि थीटा तो है प्लस का π/3, क्योंकि हमने इसको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया। कैसा मेजर किया? एंटी क्लॉकवाइज। और इसी एंगल को अगर मैं देखूं तो माइनस का 2π - π/3 तो होगा भाई, पूरा एंगल 2π होता है, सब जानते हैं। π/3 उसमें से हटा दिया, कितना बचा? 2π - π/3। नेगेटिव साइन क्यों लगा? क्योंकि ये एंगल क्लॉकवाइज नापा गया है, तो यानी कि ये क्या हो गया? यानी कि इट कम्स इक्वल्स टू माइनस का 5π/3, और यानी कि ये क्या होगा? क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने इसको कैसा देखा? नेगेटिव देखा। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। इसी को हम यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में आगे की तरफ। करते हैं एग्जांपल्स, कि मैंने आपको एंगल के बारे में तो बता दिया कि एंगल एंटी क्लॉक दोनों समझ में आ गया होगा आपके। अभी क्या करके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिया एक फर्स्ट कि मैंने एक पॉइंट लिया 1,√3। 1,√3 हम सब जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मैंने इसकी ड्राइंग बनाई, ये O, ये P, ये √3 और ये 1। मैंने ये एंगल ऐसे देखा अल्फा है, और OP की जब लेंथ निकाली तो वो आ गई अंडर रूट के अंदर 1 + 3 √4 = 2, और जब मैंने tan अल्फा देखा तो वो आया √3/1, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, जिसको हम बोल सकते हैं π/3। तो उस P के पोलर कोऑर्डिनेट 2, π/3 मैंने आपको बताया था r, थीटा होते हैं। एक बात समझना कि पोलर कोऑर्डिनेट प्लस के साथ भी हो सकते हैं, क्या पोलर कोऑर्डिनेट माइनस के साथ नहीं होंगे? वो भी हो सकते हैं। यानी कि आपके पास जब ये एंगल π/3 आया तो आपने इसको ऐसे मेजर किया तो अब कितना आएगा? 2π - π/3। 2π - π/3 के आगे माइनस साइन लगाओ। क्यों? क्योंकि 2π - π/3 के आगे माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये हमने एंगल जो मेजर किया वो क्लॉकवाइज किया, तो ये कितना आ गया? माइनस का 5π/3। तो हम बोल सकते हैं कि 2, माइनस का 5π/3 भी इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट है। यानी कि प्लस एंगल के साथ भी बोल सकते हैं और माइनस एंगल के साथ भी बोल सकते हैं। ये मैंने एक केस, इसको नाम दे देते हैं हम लोग कि ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, क्योंकि मैं लाइन से आपको सारे क्वाड्रेंट के केस कराऊंगा। तो P बिलोंग कर रहा है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट को, उसका मैंने पूरा केस समझाया। मैंने डिस्टेंस निकाली, वो आ गई 2, एंगल निकाला, वो आ गया π/3। अब मैंने
एंगल निकाला, π/3 आ गया, तो इस OP की डिस्टेंस 2 आ गई, तो इसके 2, π/3 हो गए एक पोलर कोऑर्डिनेट। और इसी को मैंने जब क्लॉकवाइज देखा तो ये हो गया 2, -π/3। आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, इस पॉइंट को ले जाते हैं दूसरा पॉइंट, सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए P हमारे पास है 1, -1, √3। हमें पता है कि ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, अगर अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, तो ये पॉइंट सपोज करो ऐसी -1, √3। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब x नेगेटिव और y कैसा, पॉजिटिव। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। मैंने इसको ओरिजिन से लिंकअप किया, इसको OP बोला, OP की लेंथ निकाली, तो OP की लेंथ आ गई 2, निकाल लेना। अब मैं ये एंगल निकाला अल्फा, तो ये लेंथ थी √3 और ये लेंथ थी 1, ये सब मैं आपको भी पढ़ा चुका हूं। तो अब tan अल्फा = हो गया √3/1, तो अल्फा = हो गया π/3। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको एंगल चाहिए ये थीटा, और क्लॉकवाइज के लिए आपको एंगल चाहिए ये फाई। तो थीटा क्या है, पाई माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि पूरा एंगल पाई होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, अल्फा चला गया तो ये पाई माइनस अल्फा ही तो बचा, लेकिन प्लस का। तो यानी कितना हुआ, पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3। और फाई कितना हुआ, माइनस पाई प्लस π/3 हो जाएगा, या पाई प्लस, अभी समझने के लिए अल्फा लिख लो। क्यों, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से लेके यहां तक का एंगल पाई, अल्फा और जुड़ गया, पूरा एंगल कितना हो गया, पाई प्लस अल्फा, यानी कि माइनस का पाई प्लस π/3, यानी कि माइनस का 4π/3। तो थीटा आ गया 2π/3, फाई कितना आ गया, माइनस का 4π/3 आ गया। एंगल कितना हमारे पास बन रहा था, इसने बनाया π/3, और उससे हमने थीटा और फाई दोनों निकाल लिए। तो अब इस P पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पोलर कोऑर्डिनेट P पॉइंट के क्या हो गए, P पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट हो गए 2, 2π/3 भी और 2, -4π/3। क्लियर हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कैसे पोलर कोऑर्डिनेट को फाइंड किया, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को हम ले जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, यानी कि ये गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में गए, -1 -√3, इसको ओरिजिन से हमने जोड़ा OP। अच्छा, ये एंगल देखा अल्फा, अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये एंगल होगा थीटा इस बार, और क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये एंगल होगा फाई इस बार। थीटा क्या हुआ, पाई प्लस अल्फा। क्यों थीटा पाई प्लस अल्फा क्यों हुआ, क्योंकि यहां से लेके यहां तक पाई, उसमें जोड़ा अल्फा, तो पाई प्लस अल्फा। और फाई क्या हो गया हमारे पास, पाई माइनस अल्फा के आगे माइनस साइन लगाया। क्यों, क्योंकि ये एंगल क्लॉकवाइज नापा गया, और क्लॉकवाइज जो भी एंगल होता है उसके आगे आप माइनस साइन लगाते हो। तो और अल्फा कितना आया, ओपी की डिस्टेंस निकाली वो 2i, अल्फा निकाला वो हर बार π/3 आ रहा है, तो एक हो जाएगा 4π/3, डायरेक्ट लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा -2π/3। यानी P के पोलर कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, P के पोलर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, 4π/3 भी सही आंसर है, और 2, -2π/3 भी। बस पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड। तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट क्लियर होते जा रहे हैं कि हम पॉजिटिव एंगल के साथ कैसे लिखेंगे और नेगेटिव एंगल के साथ कैसे लिखेंगे ना। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की। देखिए P बिलोंग्स टू 1, -3, ये हमारे पास आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये ओपी, ये एंगल π/3 एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल थीटा,
क्लॉकवाइज, ये एंगल फाई। थीटा की बात करेंगे तो थीटा इस बार है 2 पाई माइनस का अल्फा। देखो 2 पाई पूरा एंगल, अल्फा पाई/3 आया, उसको हटा दिया। और फाई की बात करेंगे तो फाई होगा माइनस का अल्फा। अच्छा, अल्फा कितना था पाई/3, ओपी की लेंथ कितनी है 2, तो आंसर हो जाएगा कितना 2 पाई माइनस पाई/3, यानी कितना 5 पाई/3। और ये कितना हो जाएगा माइनस का पाई/3, यानी पी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, 5 पाई/3 और 2, माइनस का पाई/3, एक प्लस एंगल के साथ और एक माइनस एंगल के साथ। तो पोलर कोऑर्डिनेट के चारों केस मैंने आपको कराए कि पोलर कोऑर्डिनेट चारों कोऑर्डिनेट के अंदर कैसे अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, कैसे हम उनको कैलकुलेट करते हैं। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कोई भी पॉइंट मन से मान लेना और फिर प्रैक्टिस करके देखना कि ये जो मैं बता रहा हूँ मेथड, यही मेथड सब में अप्लाई होना है। लेकिन ये मेथड आप सही कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उसके लिए आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप चाहो मैं एक एग्जांपल नोट कर देता हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये हम रिमूव करते हैं, ले लो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1, जैसे ले लो -1, फिर चेंज कर लो -1, फिर कर लो 1, याद रखोगे। एक एग्जांपल ले लो और √3, थोड़ा चेंज करो, फिर क्या करो -√3, ले लो, फिर -√3, -1 ले लो, फिर √3, -1 ले लो। इन दो एग्जांपलों की आप इस सारे कोऑर्डिनेट में, चारों कोऑर्डिनेट में अलग अलग निकाल के प्रैक्टिस करो, पोलर कोऑर्डिनेट आपको ढंग से समझ में आ जाएगा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट के बाद पॉइंट सीख लिए, पॉइंट किसे कहते हैं। अब सीखेंगे पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना। ठीक है, पढ़ा हुआ है डिस्टेंस तो हम लोग 5th-6th क्लास से ही सीख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं कि कंपटीशन पॉइंट से हमें डिस्टेंस को यूज करना आना कितना जरूरी है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद हम वापस से पोलर कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पे आएंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ये x2, y2। मुझे इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो ये मैंने ट्राइंगल बनाया। ये जो डिस्टेंस है इतना मैं जानता हूँ कि ये डिस्टेंस पूरी y2 थी, ये डिस्टेंस y1 थी, तो बची हुई है y2 - y1 हो गई। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, पूरी x2 थी, x1 थी, तो x2 - x1 हो गई। धराचार फॉर्मूला लगा दिया, तो PQ = अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, PQ निकल गया, यानी कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूले का बहुत यूज है, क्योंकि कोऑर्डिनेट करते ही हम लोग सब डिस्टेंस मेजर कर करके, चाहे वो स्क्वायर प्रूफ करें, चाहे वो रेक्टेंगल करें, चाहे वो ट्राइंगल करें, चाहे वो ट्रेपेजियम पढ़े, हम कुछ ही पढ़े, सब में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज तो करते ही करते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला एलिमेंट्री है, छोटी क्लास में सीखा होगा मैंने, फिर भी एक रिपीट कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता, आता कैसे। ठीक, चलो अब हम पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। ये तो सीखा हमने कार्टेशियन में, अब हम सीखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट, देखो ये कोई पॉइंट है r1, θ1, ये कोई पॉइंट है r2, θ2, इनको जोड़ दो, ये P और Q हो गया। ये O, R1 का मतलब क्लियर है कि ये लेंथ OPV लेंथ R1 है, और ये जो एंगल बना ये बना θ1, और R2 θ2 का मतलब है कि ये R2 है, और ये जो एंगल बना ये बना θ2, और ये एंगल कितना बचा फिर बीच का, θ2 - θ1। मुझे निकालना है PQ। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला जानते होंगे सभी लोग, इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो,
ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, और ये एंगल मैंने माना एंगल ए। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये कोसाइन फॉर्मूला होता है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से इसको जरूर जानते होंगे कि कॉस ए इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्या इस फॉर्मूले को मैं यहाँ नहीं लगा सकता हूँ ना? तो हम इसे लिखेंगे कॉस θ2 माइनस θ1 इक्वल टू r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर माइनस pq का स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। अब मुझे निकालना क्या है? pq। तो pq इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस का 2r1 r2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। ये निकल के आ गया pq। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला लगा के आप अगर दो पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप उनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले दोनों क्लियर। अब हम वापस से पोलर कोऑर्डिनेट पे आते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट के रिमार्क्स पढ़ते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट और क्या डिटेल में होता है वो समझेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज होना था वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ठीक है, आइए नाउ रिमार्क। पोलर कोऑर्डिनेट के फर्स्ट, किसी के पोलर कोऑर्डिनेट अगर r, थीटा गिवन है और मुझे सिंपल कोऑर्डिनेट निकालना है, ये पोलर है और सिंपल निकालना है, तो आप उसका जो सिंपल कोऑर्डिनेट a इक्वल टू होता है r cos थीटा, b इक्वल टू होता है r sin थीटा, ये आपने कन्वर्ट कर लिया पोलर कोऑर्डिनेट को सिंपल कोऑर्डिनेट। ठीक, प्रूफ बताना बताऊं? प्रूफ देखो, अच्छा चलो प्रूफ भी देख लो। ये हमने माने a, b इसके सिंपल, तो ये लेंथ b होगी, ये लेंथ a होगी, तो ये भी लेंथ a होगी, और ये एंगल अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज में चले तो ये थीटा होगा। तो आप जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू कितना होता है? cos थीटा इक्वल टू ये लेंथ r है, तो क्या होगा? a अपॉन r। इसी तरह साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा? b अपॉन r। तो इसी तरह a इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इक्वल टू आ जाएगा r cos थीटा, b इक्वल टू कितना आ जाएगा? r sin थीटा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? ठीक, तो ये मैंने क्या करा कि किसी पोलर कोऑर्डिनेट को मैंने सिंपल कोऑर्डिनेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कैसे? एक एग्जांपल देखो। मैंने कहा कि कोई पॉइंट है √2, π/4, कोई बात नहीं, यानी कि r की वैल्यू √2, थीटा की वैल्यू कितनी? π/4, तो a इक्वल टू हो जाएगा √2 cos π/4, b इक्वल टू हो जाएगा √2 sin π/4, यानी कि √2 इंटू 1/√2, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा √2 इंटू 1/√2, ये भी हो जाएगा 1, यानी कि इसके सिंपल कोऑर्डिनेट क्या हुए? 1, 1। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि पोलर कोऑर्डिनेट से कैसे हम सिंपल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, और सिंपल से पोलर में कन्वर्ट करना मैं पहले बता चुका हूं। एक रिमार्क क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सेकंड, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मुझसे पॉइंट कहा गया 5, tan इनवर्स 3/4। ये मुझसे कहा गया कि पोलर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मुझसे कहा गया पोलर कोऑर्डिनेट है, इसके सिंपल कोऑर्डिनेट निकालो। तो भैया आर की वैल्यू कितनी है? 5। थीटा कितना है? tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ट्राइंगल बनाया, ये थीटा बना, तो मुझे मालूम है tan थीटा हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 5। तो अब पॉइंट निकालने के लिए a इक्वल टू होता है r cos थीटा, b इक्वल टू होता है r sin थीटा। तो भैया tan थीटा पता था, इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री आती होगी आप लोगों को कि अगर tan थीटा पता है तो इससे आप cos थीटा क्या निकलेगा? 4/5, और sin थीटा क्या निकलेगा? 3/5। r की वैल्यू 5 पता ही है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4/5 और 5 इंटू 3/5, ये कैंसिल,
4 और 3, यानी कोऑर्डिनेट कितने आ गए 4, 3। ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा कि मैंने जब मेरे पास पॉइंट इस फॉर्म में दे रखे हैं तो मैंने और कर लिया। और एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं और थोड़े से इजी जो आप करें। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है, नाउ एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कन्वर्ट कर 13 कॉमा पाई माइनस टेन इनवर्स 5/12। चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। तो भैया आर की वैल्यू थी 13। नाउ थीटा इक्वल टू, या थीटा अल्फा जो भी मान रहा है, थीटा मान लो पाई माइनस टेन इनवर्स 5/12। मुझे निकालने के लिए ए इक्वल टू कितना होगा आर कॉस थीटा, और बी इक्वल टू कितना चाहिए आर साइन थीटा चाहिए। ठीक, अब आप रख दो पहले तो 13 कॉस पाई माइनस टेन इनवर्स 5/12, और ये भी रख दो 13 साइन पाई माइनस टेन इनवर्स 5/12। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस पाई यानी कि पाई माइनस थीटा, यानी कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा माइनस का 13 कॉस टेन इनवर्स 5/12। और साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 13 साइन टेन इनवर्स 5/12। अब टेन इनवर्स इसकी वैल्यू निकालने के लिए ट्राइंगल बनाया, इसे कुछ अद्वितीय अल्फा मानो, और टेन अल्फा की वैल्यू 5/12 है, तो ये 5 ये 12 तो ये 13 हो जाएगा। तो साइन अल्फा देखेंगे 5/13, कॉस अल्फा देखेंगे तो 12/13, इनकी वैल्यू पुट कर दो तो ए इक्वल टू माइनस का 13, 10 को बदलो आप, यानी कि हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13। ये ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट्री 30 से 13 गया, ए इक्वल टू आ गया माइनस का 12। ठीक, अब बी को हम निकालना चाहते हैं, बी को मैं यहां कर देता हूं, ध्यान दें, बी इक्वल टू आ जाएगा 13 साइन टेन इनवर्स 5/12 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13, ये कैंसिल, ये तो बी की वैल्यू आ गई 5, यानी बी की वैल्यू 5 आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -12। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास -12,5। ये हमने क्या करा, इसको सिंपल कोऑर्डिनेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा पोलर कोऑर्डिनेट से हम सिंपल कोऑर्डिनेट कैसे कन्वर्ट करते हैं। इजी एग्जांपल भी दे दिए, कुछ थोड़े से टफ एग्जांपल भी दे दिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में। ठीक, नाउ रिमार्क नंबर, अब फिर आगे आते हैं इसके, ये कोई पॉइंट है आर कॉमा थीटा, अगर मैं इसको, ये थीटा है और पूरा घुमा दूं, ऐसे लिया हूं अपोजिट, यानी कि मैंने पूरा घुमाया पाई, तो नेट एंगल कितना हो गया यहां से यहां तक का, थीटा प्लस पाई। तो इस पॉइंट को अगर मैं 180 रोटेट कर दूं तो ये पी डैश आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा प्लस पाई तो हो जाएंगे। क्लियर, यानी कि अगर मुझसे कोई बोले कि 2,π/3 कोई कोऑर्डिनेट है, उसको 180 रोटेट कर दिया तो नए कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके 2,4π/3। ठीक, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिंपल कोऑर्डिनेट में बदलना चाहूं तो थीटा प्लस पाई आर साइन थीटा प्लस पाई, दोनों में ही मुझे मालूम है ये हो जाएगा माइनस का आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का आर साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अभी इसको पोलर को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, अभी इससे पहले मैं सिखा चुका हूं आपको। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको ये माइनस आर कॉमा थीटा ही तो कह रहा हूं मैं, क्यों नहीं कह सकता, थीटा तो सेम है, माइनस आर कॉमा थीटा कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर इसको वापस वहां ले जाऊं तो मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता माइनस आर कॉमा थीटा प्लस पाई, यानी कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ -2,4π/3, यानी कि कोई मुझसे कहे कि 2,π/3 इक्विवेलेंट है -2,4π/3 के, हाँ है, प्रॉपर्टी से हम जानते हैं। ठीक, एलिमेंट्री कंसेप्ट क्लियर कि मैंने आर कॉमा थीटा को 180 घुमाया तो आर थीटा प्लस पाई लिखा, खोल दिया, खोलने के बाद मैंने देखा कि ये माइनस आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा है, तो उसे माइनस आर थीटा लिख लिया। अब
इस माइनस आर थीटा को वापस से मैं वहां ले गया तो थीटा प्लस पाई अगेन ठीक हो गया, यानी कि कितना हो गया -2, 4 पाई बाई 3 हो गया। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि एक हम लोग इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में। इक्वेशंस जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मैंने कहा इसे कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो x इक्वल टू, मैं अगर आपसे कहूं 2 cos थीटा, y इक्वल टू 2 sin थीटा लिख दूं तो ये इसकी पोलर फॉर्म है। क्यों उसकी पोलर फॉर्म है? क्योंकि इसके अंदर मैंने एंगल का यूज कर लिया थीटा का, पैरामेट्रिक का। कैसे मालूम? अगर आप इसे स्क्वायर करके ऐड करो तो वापस से वही आ जाएगा। यानी कि मैं किसी इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पोलर का मतलब एंगल इन्वॉल्व कर दिया। पोलर का मतलब क्या हुआ? एंगल इन्वॉल्व करा मैंने, एंगल इन्वॉल्व कर दिया मैंने, पोलर कोऑर्डिनेट बदल दिया। तो समझ में आ गया कैसे किया। अब फिर समझो, मैंने एग्जांपल लिया एक और, मैंने थोड़ा सा उल्टा रिवर्स करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, इसे कन्वर्ट करना है इनटू कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक काम करो, फॉर्मूला लगा सॉल्यूशन, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स और वाई के टर्म में कन्वर्ट करना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा को क्या ले सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर हो गया हो? फॉर्मूला लगाया। अच्छा, अब आप कॉस थीटा वाई इक्वल टू होता है आर साइन थीटा, ठीक, ये मैंने मान लिया। अगर मैं जानता हूं ये होते हैं, ठीक है, आर है नहीं तो मैं एक काम करूं, आर इसको आर की पावर 4 ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख लूं। क्या करा मैंने कुछ नहीं किया। आर का नीचे अंदर क्या करा, आर स्क्वायर का दोनों तरफ क्या करा, मल्टीप्लाई करा। फिर रिपीट, इसको मुझे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। मैंने इसको ऐसे खोला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। फिर मैंने देखा कि रिप्लेस करने के लिए x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा होना चाहिए। मैंने क्या करा कि जबरदस्ती आर स्क्वायर का दोनों तरफ क्या करा, मल्टीप्लाई किया। ये आर की पावर 4 हो गया, ये आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये आर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब मुझे इनको रिप्लेस कर दो। तो आप अगर ध्यान से देखो तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो होगा इससे, समझो इन दोनों से यही तो होगा। ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको इस जगह पर ये सारी वैल्यू पुट करता हूं। तो मैं जरा इसको यहाँ खाली जगह में कर रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसकी जगह लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, इसकी जगह लिखा मैंने वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो, मैंने आर को भी गायब कर दिया, थीटा को भी गायब कर दिया। मैंने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन फॉर्म में। फिर रिपीट किया, क्या इक्वेशन थी, cos थीटा को ब्रेक किया, जबरदस्ती आर स्क्वायर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा मुझे पुट करना है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा, दोनों की r स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया और r cos थीटा की जगह x और r sin थीटा की जगह मैंने y पुट कर दिया। तो आपको ये पोलर कोऑर्डिनेट के रिमार्क क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम किसी एक इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, और कैसे हम किसी कार्टेशियन इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं पोलर सिस्टम में। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा टॉपिक था पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर मुझे आप लोगों को यही सब चीज़ डिस्कस करनी थी। पॉइंट के बारे में बताना था, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताना था, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ढंग से रिवाइज करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट समझने का है, 2-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे।